आप सुनत हुआ सिनेमाए भोजपुरी रेड एफएम पॉडकास्ट पर शशांक के साथे। सिनेमाए भोजपुरी में एक बारी बात करे का मौका मिलल बा शशांक के एक सुपरस्टार से। जी हाँ, ये एपिसोड में हम बात करब निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव से। और निरहुआ जी, बस आपसे तय पूछना है कि एक बड़ी ही कमाल की आवाज के साथ गाने गाते गाते, विरहा गाते गाते क्या सोचा था कि निरहुआ जो है वो एक्टर बन जाएंगे, और अगर बन जाएंगे तो ये नाम जो निरहुआ मिला, इसके पीछे की कहानी, इसका मतलब क्या है वो बताइए। जी बिल्कुल, मुझे भी नहीं पता था कि यही आइडेंटिटी बन जाएगी। हमने तो बस एक गाना उस समय गाया था 2003 में, और उस समय बड़ी तेजी से जो गांव का परिवेश था वो बदल रहा था, और उस बदलते परिवेश में ये गाना बनाया गया था। नए नए जो लड़कों की शादियां हो रही थी वो अपने दोस्तों से, मित्रों से अचानक से कट जा रहे थे, और एक मतलब नया ही कल्चर डेवलप हो रहा था यूपी बिहार में, कि मतलब जो पहले मान्यताएं थी जिस तरह की, वो थोड़ा बदलाव की तरफ जा रहा था। तो कहीं न कहीं उसके ऊपर वो गाना बना था। हमारे बड़े भैया प्यारेलाल कवि जी ने वो गाना लिखा था, और वो गाना इतना लोगों ने पसंद किया, सबको इतना अच्छा लगा कि लोग उस नाम से ही मुझे बुलाने लगे, और वो मेरी पहचान बन गई। और हाँ, ये भी सच है कि मैंने ये सोच के नहीं किया था कि यही मेरी पहचान बन जाएगी। दर्शकों का प्यार, आशीर्वाद मिला और वो पहचान बन गई। और जहाँ तक उस नाम के अर्थ का है, तो वो संस्कृत का एक शब्द है निरहु, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सिंदूर। और कहीं न कहीं उसको लेके ही गाना लिखे थे हमारे बड़े भैया जी कि एक सुहागिन औरत जो होती है, वो किसी भी हालत में हो, उसका जो सिंदूर है हमेशा उसके मांग में सजा रहता है और उसकी शोभा बढ़ाते रहता है। तो बहुत ही सुंदर गाना था, और लोगों ने बहुत उसको सराहा, और कहीं न कहीं उस गाने की वजह से ही मुझे पहचान मिली। और अपने देश ही नहीं, विदेशों में भी मैंने उस गाने की वजह से ही शोज भी किए, और एक पहचान ही दिनेश लाल यादव निरहुआ हो गया। दिनेश जी, ये बताइए, फैमिली बैकग्राउंड क्या म्यूजिकल था आपका? क्या संगीत से जुड़ा हुआ रहा है? बिल्कुल, चूंकि तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो संगीत से ही जुड़ा रहा है। मेरे पिताजी भी सिंगर थे, मेरे बड़े भैया विजय लाल यादव भी सिंगर हैं, और भोजपुरी बिरहा के बहुत बड़े सिंगर हैं वो। तो कहीं न कहीं बचपन से मुझे गायकी का माहौल तो मेरे घर में मिल गया था। पढ़ाई लिखाई के दौरान जैसे बाकी बच्चों के सपने होते हैं, वैसे मेरे भी सपने थे। मैं भी कभी सोचता था मैं फौज में जाऊंगा, कभी सोचता था मैं सीए बनूंगा, कभी सोचता था पुलिस बनूंगा। बहुत सारे विचार मन में आते थे। लेकिन जब मैं अपने बड़े भैया विजय लाल यादव को देखता था, मैं उनके शोज में जाता था उनको सुनने के लिए, देखने के लिए, तो जो दर्शकों का प्यार उनको मिलता था वो देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ। और फिर मुझे लगा कि मुझे भी इस फील्ड में ही जाना चाहिए। और मेरे पिताजी जो थे वो मुझे बहुत सपोर्ट किए, क्योंकि वो भी सिंगर थे, और वो भी चाहते थे कि कहीं न कहीं जो नाम, जो शोहरत गायकी में वो ना कर सके, वो चाहते थे कि अगर मैं कर पाऊं तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मुझे गाना सिखाया उन्होंने। कभी उन्होंने मना नहीं किया कि तुम गायकी मत करो, बल्कि उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। मैं कभी अगर हिम्मत हार भी गया, मुझे लगा कि बहुत स्ट्रगल हो रहा है, कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है, घर की स्थिति भी अच्छी नहीं है, पिताजी भी रिटायर हो चुके थे, तो ऐसे में जब मैं हिम्मत हार जाता था और मैं बोलता था कि ये छोड़ देता हूँ, लगता नहीं कुछ हो नहीं पाएगा, तो मैं कहीं जाता हूँ बम्बई कहीं पे जा करके, और जैसे मेरे गांव के बाकी लोग कुछ धंधा करते, मैं भी कुछ कर लेता हूँ। नौकरी वोकरी तो कर नहीं पाया, और गायकी में भी कुछ नहीं हो रहा। तो वैसे समय में पिताजी बहुत मुझे हौसला देते थे कि नहीं, आप ऐसा सोचो मत, आप मेहनत करो, और मुझे भरोसा है कि आप बहुत अच्छा करोगे। और कहीं न कहीं उनके आशीर्वाद से, पिताजी का आशीर्वाद, माताजी का आशीर्वाद, और फिर पूरी जनता का भी आशीर्वाद मिल गया, तो हो गया, सफल हो गया। अच्छा, अगर शुरुआत में सिंगिंग से नहीं शुरू करते तो किस चीज के साथ आपके करियर की शुरुआत हुई होती? क्या सोचते हैं आप? अगर सिंगर नहीं होते तो जो खेती बाड़ी है वो तो थी, किसानी, किसान का बेटा हूँ, किसानी करता था, और मुझे किसानी बहुत अच्छे से आती थी, आज भी आती है मुझे। चाहे वो धान की खेती हो, चाहे गेहूं की खेती हो, आलू की खेती हो, गन्ने की खेती हो, मतलब किसान का बेटा हूँ, तो मुझे किसानी बहुत अच्छे से आती है। तो अगर मैं नहीं सिंगर हो पाता तो किसानी तो मैं कर ही रहा था, किसानी और सिंगिंग दोनों साथ में ही चल रहा था। और जहाँ तक नौकरी का सवाल था, तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था कि मुझे कोई नौकरी, क्योंकि मैं बनना चाहता था सीए, और बीकॉम करते करते मैं छोड़ दिया, क्योंकि नहीं, आगे पढ़ाई में नहीं कर पाया। मेरे पिताजी रिटायर हो गए,
और घर में ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं बहुत आगे पढ़ाई कर पाता। बड़ा बेटा होने के नाते सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई थी। तो फिर मैंने वो डिसाइड कर लिया था कि अब मैं सिंगिंग करता हूँ, इसमें ही अपना करियर बनाता हूँ। तो किसानी और सिंगिंग दोनों साथ में ही चल रहा था मेरा। और जब सिंगिंग में मैं सफल हो गया तो फिर किसानी छूट गई, फिर मैं इसमें आ गया। बहुत भाग दौड़ है सबकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में भी बहुत भाग दौड़ होगी। तो पर्सनल लाइफ कैसी है, भाग दौड़ से भरी है, क्या बताएंगे इसके बारे में? मैं थोड़ा सा निजी जीवन में थोड़ा अलग हूँ। मैं थोड़ा शर्मिला बचपन से ही हूँ और मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता था, बचपन से ही बहुत कम बोलता था। और हाँ, मैं लोगों को ऑब्जर्व करता था, लोगों को देखता था और कोशिश करता था कि जो किसी के अंदर मुझे अच्छा दिखे तो मैं उसकी नकल करने की कोशिश करता था हमेशा। पर जितनी मस्ती फिल्मों में होती है उतनी मस्ती निजी जीवन में नहीं थी। बहुत शांत था मैं और शर्मिला भी था। तो जो फिल्मों में देखते हैं लोग, उससे थोड़ा अलग ही मेरा निजी जीवन रहा है जी। निरुआ, इंडस्ट्री में नेपोटिज्म, हर इंडस्ट्री की बात अगर की जाए, बीच में बहुत विवाद उठा, बहुत मुद्दे आए इस पे, हर इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही थी, तो क्या आपकी भी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ है? अब मुझे लगता है कि मेरा जो इस विषय में मानना है वो बिल्कुल ही अलग है, सबसे अलग है। वो ये अलग है कि मुझे लगता है कि जब हम किसी स्टार के बेटे होते हैं, किसी बहुत बड़े आदमी के बेटे होते हैं, तो हमारे अंदर वो भूख नहीं होती है कि हम मतलब हो सकता है एक आध व्यक्ति में अपवाद हो, पर बाकी लोगों में लगता है कि हाँ हमारा तो ये घर का है, हो जाएगा। पर जो व्यक्ति अब जिसका कहीं दूर दूर तक कुछ और छोर ही नहीं है, मुझे लगता है कि उसको पता होता है कि मुझे बहुत मेहनत करनी है और वो बहुत मेहनत करता है। तो मेरे लिए ये वरदान ही साबित हुआ कि मुझे मालूम था कि मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। मतलब फिल्म में हीरो बनना तो दूर, मुझे कोई खड़ा भी नहीं करेगा, ये मुझे पता था। तो मैं उसके लिए अपने आप को पूरा तैयार कर रहा था। मैं अपने आप को फिल्में देख करके, और उसके बाद जो है जब मुझे पहला मौका मिला तो मैं ऐसा सोच के नहीं गया कि मैं तो किसी स्टार का बेटा हूँ, आराम से हो जाएगा। मुझे पता था कि मुझे काम आएगा तो ही मैं आगे सरवाइव करूंगा। और जो जनता है वो मुझे प्यार तब करेगी जब मेरा काम अच्छा आएगा और मैं उनके दिल में जगह बना पाऊंगा। तो मैंने बहुत मेहनत किया और उस मेहनत का ही नतीजा रहा कि लोगों को काम अच्छा लगा। और जब काम किसी का अच्छा लगता है तो फिर फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसी किसान का बेटा है कि किसी स्टार का बेटा है। किसी स्टार के बेटा को स्टार की वजह से एक मौका दो मौका मिल सकता है, पर फाइनली उसके अंदर कितनी काबिलियत है वही मायने रखती है। क्योंकि जब तक दर्शकों के दिल में आप जगह नहीं बनाते हैं तब तक कोई चीज काम नहीं आती है। तो मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपने फील्ड में महारत हासिल करता है, वो जो भी बनना चाहता है, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहता हो, इंजीनियर बनना चाहता हो, चाहे वो गायक बनना चाहता हो, हीरो बनना चाहता हो या एक किसान बनना चाहता हो, अगर उस फील्ड में वो अपने आप को नंबर 1 बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित कर देता है, अपने आप को झोंक देता है, तो उसकी कीमत होती है, उसकी अहमियत होती है। कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है या कोई भी व्यक्ति जो किसी को अपनी फिल्म में रखे या अपने किसी नौकरी पे रखे, तो वो यही देखता है कि इसके अंदर काबिलियत कितनी है, ये नहीं देखता है कि ये किसका बेटा है। तो मुझे लगता है कि काबिलियत जरूरी है। तो क्या मानू कि निरहुआ का एक्टर बनने का मन था? ये तो सच बात कि हमार कहीं न कहीं बचपन से मन एक्टिंग में रहे, अभिनय में रहे, फिल्म के प्रति हमारे बहुत दीवानगी रहे। और गायक बनने के बाद जब हमके मौका मिलल अभिनय करेंगे तो हम अपने आप की पूरा झोंक देनी अभिनय में, अपने आप के पूरा तैयार करके और उनमें लाग देनी। लेकिन कहीं दूर दूर तक भी हमारे मन में ना रहे कि हम कबो राजनीति में आई, और हमके कबो राजनीति करे के मन कभी ना रहे। लेकिन कहल जाला कि जोन नसीब में लिखल रहेला, जोन भाग्य में लिखल रहेला वो होबे करेला। तो समय ऐसा आई, परिस्थिति ऐसा आई कि अचानक हमके आवे के पड़ल राजनीति में। और वो आप लोग भी जानता नहीं, पूरा दुनिया जानता कि 2019 में पूरा हिंदुस्तान चाहत रहे कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री फिर से बने। और जब हमके लागल कि उत्तर प्रदेश में सब लोग मिल करके, मतलब सारा अपोजिशन मिल करके और प्रधानमंत्री जी के रोके खातिर चुनाव लड़ा था, कि वो प्रधानमंत्री बने खातिर चुनाव ना लड़त रहे, सब लोग उनके रोके खातिर चुनाव लड़त रहे। जो हमरा के लागल की तो बहुत बेईमानी बा, बहुत गलत बा। अगर केहू प्रधानमंत्री बनल चाहता और वो लड़े तो वो समझ में आवेला, लेकिन सब लोग एकजुट होके खाली प्रधानमंत्री के रोके के बा ऐसे चुनाव लड़ा था।
तो हमके लागल कि ना हमके खड़ा होके की चाहिए जो हमार विचार रहे कि अगर देश पूरा चाहता कि फिर से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो ये बात हमरों की समझ में आवत रहे। और ये वजह से हम राजनीति में जब हमके पूछल गए कि आप चुनाव लड़ेंगे तो हम उनके समर्थन में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, भोजपुरी का जब नाम आता है, कंटेंट की बात करते हैं तो फुहड़ता से लोग अक्सर जोड़ देते हैं गानों को, फिल्मों को, पहनावे को लेकर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत सही है और उसके पीछे जो मुझे कारण दिखता है वो ये दिखता है कि कहीं न कहीं जैसा कि मनोज भैया आए, रवि भैया आए, कल्पना जी, मालिनी, शारदा सिन्हा जी, भरत शर्मा जी, सभी लोगों ने भोजपुरी के जो गाने थे, भोजपुरी की जो फिल्में थी उसको बहुत ही ऊंचाई पे पहुंचाया। और जब भोजपुरी की तूती बोलने लगी और चारों तरफ भोजपुरी का डंका बजने लगा तो हुआ ये कि बहुत सारे ऐसे लोग आ गए भोजपुरी सिनेमा बनाने के लिए, भोजपुरी एल्बम बनाने के लिए, जिनको इस कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। भोजपुरी ना कल्चर को जानते थे, ना भाषा को जानते थे, ना वो यहाँ के लोगों को जानते थे। कोई पंजाब की कंपनी है तो वो आ गई एल्बम बनाने, कोई बंगाल का डायरेक्टर है तो वो आ गए बनाने, कोई साउथ से आ गए, कोई कच्छ से आ गए, कोई महाराष्ट्र से आ गए। तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, सब लोग आए अपना व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। पर उन लोगों की जो मानसिकता थी वो ऐसी थी कि ससुरा बड़ा पैसा वाला में एक आइटम सॉन्ग था तो इतनी फिल्म चली तो हम क्यों ना 4 आइटम सॉन्ग डाल दें। तो कोई 4 डालने लगा, कोई 5 डालने लगा, कोई 8 डालने लगा और सब मिल करके उसको बर्बाद करके रख दिए। और ये बात कहीं न कहीं मैंने भी महसूस किया तो मुझे लगा कि नहीं, पहले तो लोगों को ये बताना जरूरी है कि आपकी सोच ही गलत है, आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है यहाँ। तो मैंने अपनी कंपनी बनाई निरहुआ एंटरटेनमेंट और मैंने जितनी फिल्में बनाई उसमें एक भी आइटम सॉन्ग नहीं रखा और वो फिल्में जो है इतनी चली जितनी बाकी फिल्में नहीं चली होंगी। मतलब लोग तुलना करते हैं हिंदी फिल्मों की, बॉलीवुड और भोजपुरी की एक्ट्रेसेस को वल्गर कहा जाता है, उनके कपड़ों के ऊपर टिप्पणियां की जाती हैं, तो ये भेदभाव क्यों होता है, क्या लगता है आपको? उसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी भी चीज को फिल्मांकन जो किया जाता है वो फिल्मांकन करने का कितना तरीका अच्छा है या कितना वीक है उस पर डिपेंड करता है। एक बहुत अच्छा गाना भी हो और अगर उसका फिल्मांकन सही से ना हो तो वो गाना जो है खराब दिखने लगता है। और एक खराब गाना भी हो अगर उसको बहुत बढ़िया से शूट किया गया हो तो वो बुरा नहीं लगता है, लोगों को खराब नहीं लगता है। और दूसरी बात, भोजपुरी के लोगों पे उंगली इसलिए भी उठ जाती है क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो अभी भी यहीं जीवित है, गाँव में ही जीवित है। तो भोजपुरी की संस्कृति जो है वो भारत की मूल संस्कृति है कि जहाँ पे सभ्यता, जहाँ पे आदर, सत्कार, सम्मान, बड़ों का आदर, घूंघट, पर्दा, ये सारी चीजें हैं आज भी। अब जहाँ हम बात करें बॉलीवुड की, जहाँ बात करें हम शहरों की, तो शहर के लोग जो है वो भले हिंदुस्तान में हैं पर वो कहीं न कहीं फॉलो कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को। वो वेस्टर्न फिल्मों को देखते हैं, वो हॉलीवुड की फिल्मों के साथ साथ वहाँ के जो सीरियल है उसको देखते हैं, वहाँ की लाइफ स्टाइल को देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो उनके लिए वो बहुत आम बात हो जाती है, उनके लिए वो बहुत साधारण बात हो जाती है किसी लड़की का हाफ पैंट पहन के घूमना और मतलब अंग प्रदर्शन उनके लिए कोई चीज ही नहीं है। तो जो लोग उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए क्या है। पर जो आज भी हमारे गांव में घूंघट में रहती हैं महिलाएं, तो वहाँ पे अगर हम कुछ ऐसा दिखाएंगे तो उनको तो बुरा लगेगा। अच्छा, हम ये सुनते थे कि एक समय में मनोज तिवारी, रवि किशन जी और निरहुआ के बीच में एक कंपटीशन चलता था, इस बात पर क्या कहेंगे? कभी ऐसा नहीं हुआ और मुझे लगता है कि चाहे कोई भी इवेंट रहा हो भोजपुरी का, हर इवेंट में हम लोग साथ दिखे हैं, साथ रहे हैं। और चूंकि मैं दोनों लोगों को, रवि किशन जी को, मनोज तिवारी जी को अपना गुरु मानता हूं और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो दोनों लोगों की देन है कि आज हम लोग गायक से अभिनेता बन करके और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। तो उनसे कंपटीशन की तो कोई कहीं बात ही नहीं कभी आई मन में और ना कभी आएगी। तो ऐसा कभी नहीं हुआ और उन लोगों ने भी मुझे हमेशा प्यार ही दिया है और हमेशा हम लोग जहाँ भी गए हैं साथ में हम लोगों ने काम किया है जब भी हमें मौका मिला है। हाँ, ये बात जो कि और मनोज भैया दोनों एक साथ आए, दोनों कह सकते हैं कि हम उम्र हैं, तो उनके बीच में भले थोड़ा रहता था कंपटीशन, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कभी। बीच में आपका एक ऑडियो टेप बहुत वायरल था यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे एक जर्नलिस्ट के साथ आपका कुछ विवाद चल रहा था, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, वो एकदम सच्चाई थी, उसमें कोई गलत नहीं था, झूठ कुछ भी नहीं था। एक थे पत्रकार, जो पत्रकार थे क्या थे, वो पीआरओ थे और वो
मतलब पूरी तरह हाथ धो करके और पूरी इंडस्ट्री के पीछे पड़े हुए थे। तो हम लोग बहुत टाइम से उनको समझा रहे थे कि आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा क्यों करते हैं। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है कि कोई फिल्म अच्छी नहीं कर रही है या नहीं कर पा रही है, फिल्म बनने से पहले ही उसके बारे में नेगेटिविटी चालू कर देना, गलत बातें करना, तो समझा समझा के हम लोग थक गए थे उनको। और उसके बाद मुझे लगा कि ये आदमी समझने वाला नहीं है, तो मैंने उनको बहुत तबीयत से गरियाया था। और चूंकि मैं उस टाइम था कलकत्ता में और वो थे मुंबई में, तो खाली गरिया के ही काम चल गया। अगर मुंबई में होता तो उनको बहुत मार भी मारता मैं। ये सच्चाई यही थी, पर ठीक है, उस समय बाद में फिर गुस्सा शांत हो गया। यानी कि मानते हैं आप कि उस वक्त थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर दिया था आपने? मैं तो उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ, मैं एक इंसान हूँ, और अगर पड़ जाए और मुझे लगातार टॉर्चर करे तो मेरी एक क्षमता, एक लिमिट है, मैं एक लिमिट तक बर्दाश्त करूंगा। और उसके बाद मुझे लगेगा कि अब ये आदमी मानने वाला नहीं है तो मैं जवाब दूंगा उसको। वो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको जवाब दूंगा। मैं जो हूँ वही रहूंगा, मैं उसको बदल नहीं सकता किसी के लिए कि कोई मुझे रात दिन गाली दे और मैं उसको सुनता रहूं। सुनूंगा, एक लिमिट है मेरी। उसके बाद जब मुझे लगेगा कि वो लिमिट क्रॉस हो गई तो फिर उसको मिल जाएगा जवाब। अच्छा निरहुआ भैया, ये बड़ा खुशी होला कि भोजपुरी में आज के डेट में बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हुआ, बहुत सारे चैनल शुरू हो गए हैं भोजपुरी पे, बहुत सारे शोज आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, और आज खुशी के बात ही बाकी हिंदुस्तान में जितना बड़ा बड़ा चैनल बा, चाहे वो D4U हो या स्टार हो या जी हो, सब लोग के भोजपुरी चैनल आ रहल बा। कुछ लोग के आ चुकल बा, कुछ लोग के आ रहल बा। तो यही पर डिपेंड करेला कि कहाँ से कितना TRP आवता और कहाँ लोग देखा था। और आपके भी पता बाटे कि पहले बिजली के सुविधा उतना बढ़िया ना रहे हमनी के भोजपुरी क्षेत्र में, तो जौना की वजह से जब वहाँ लोग देखबे ना करी तो चैनल कहाँ से रही। तो धीरे धीरे चैनल आवे लगल, और जब वो चैनल के हर जगह लोग देखे भी लागल, जब यहाँ 24 घंटा बिजली रही और लोग देखी, तबे और चैनल आई। तो अब तक सब चैनल आ गए बा, आपको में दिक्कत नहीं है, और सब चैनल पे भोजपुरी लोग देखावा था। अब तो ऐसा हो गया बा कि साउथ के बड़ा बड़ा फिल्म भी भोजपुरी में डब होके आवता, हिंदी के फिल्म भी भोजपुरी में डब होता। अच्छा, हमारे मनोज बाजपेयी जी ने भी हाल ही में एक रैप किया था मुंबई में काबा, कैसा लगा था आपको? आपने सुना होगा। उसके बारे में मेरा यही विचार है कि उन्होंने जो मजदूरों को देखा पलायन करते हुए लॉकडाउन के दौरान, जो उनकी दिक्कतें तकलीफों को उन्होंने देख के समझा, उसके बारे में उन्होंने बनाया गाना कि भाई अब घर परिवार छोड़ के, गांव छोड़ के सब लोग चले जाते हैं शहरों में, तो ऐसा क्या है, देखो आज समझो कि क्या है, किस लिए तुम आए थे। तो वो चीज को उन्होंने व्यक्त किया था। पर वहीं दूसरी तरफ एक और भी बात है, जब हम देखें कि एक पहलू तो ये भी है कि सच तो ये है कि हम अपना घर परिवार, अपना गांव छोड़ करके शहरों में जाते हैं, कमाते हैं, रहते हैं, पर एक समय जब ऐसा आता है कि हमें वहाँ की सरकार के समर्थन की आवश्यकता होती है, उनके सहयोग की आवश्यकता होती है, तो वो हमको छोड़ दिए। मतलब कोई सहयोग ही नहीं किया महाराष्ट्र सरकार ने। तो कहीं न कहीं उस समय वो जो दर्द था, उस दर्द को उन्होंने रखा जनता के सामने। पर दूसरी तरफ ये भी है कि मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ तो है मुंबई में, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता तो लोग अभी लॉकडाउन खत्म होते वापस क्यों जा रहे हैं, वापस फिर वहीं जा रहे हैं। जो लोग चले आए थे वो फिर से वहाँ अपनी रोजी रोटी तलाशने के लिए पहुंच रहे हैं। तो मुंबई में का बा, इससे ज्यादा ध्यान ये होना चाहिए कि यूपी और बिहार में का होखे के चाहिए और आज ले ना भाई, काहे ना भाई मुंबई काहे लोग के जाए के पड़ेला। कौन ऐसा मजबूरी है कि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश होखला के बाद भी उत्तर प्रदेश में न रोजगार बा, न कोनो ऐसा इंडस्ट्री डेवलप भइल, चाहे बिहार में इतना खनिज और सारा चीज होखला के बाद भी, इतना मैन पावर होखला के बाद भी काहे खातिर यहाँ कोनो इंडस्ट्री डेवलप ना भइल, ऊपर ज्यादा विचार करे की चाहिए। और अगर लोग के अपने घर में काम मिली, अपने जिला में काम मिली, अपने गांव में काम मिली, तो लोग ना जाए बाहर। अच्छा, पूरा बॉलीवुड जो है वो मुंबई में रहता है, बॉलीवुड की बात होती है, तो आपको नहीं लगता कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो कहीं उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश होनी चाहिए, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग कभी कभी बात भी करते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, पहले जब भारतीय सिनेमा के शुरुआत भई तो सबसे पहले बंगाल में इंडस्ट्री रहे, फिर मुंबई में भी हो गई, और विस्तार भइल तो फिर तमिल में भइल, तमिल से और विस्तार भइल तो तेलुगु, कन्नड़ सब अलग अलग हो गई। हर जगह एक इंडस्ट्री एक बन गई। तो जब तक हमनी के इंडस्ट्री बहुत छोटा सा रहे
तो हमनी के भी जाके मुंबई में फिल्म बनावे के पड़े। पर जब आज भोजपुरी इंडस्ट्री के विस्तार इतना हो गई कि पूरा हिंदुस्तान में फिल्म चले लागल, पूरा दुनिया में लोग देखे लागल। आज हमनी के एक एक फिल्म रिलीज होला तो के 20 करोड़ 22 करोड़ व्यूअर लोग देखेला। जब इतना बड़ इंडस्ट्री हो गई तो निश्चित रूप से एगो इंडस्ट्री अपने भोजपुर में होके की चाहिए, अपने यूपी बिहार में होके की चाहिए। तो एकरा खातिर के हमनी के माननीय मुख्यमंत्री जी शुरुआत भी कर दिले बड़े और उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान के सबसे बड़ा फिल्म सिटी बने जा रहा बा। तो हमके लागत है कि ई जो वो हमनी के कमी रहे वो पूरा हो जाये और हमनी के इंडस्ट्री अपना ही प्रदेश में मिल जाये। निरहुआ, आपको कोई आपका फैन मोमेंट याद है? बिल्कुल बिल्कुल, अरे बहुत सारा अनुभव होता है। पर मेरे साथ एक चीज बहुत अच्छी रही कि मेरे साथ जो है लोगों का जो देखने का नजरिया था वो बड़ा कमाल का रहा। मेरी जो भी ऑडियंस है मुझे निरहुआ भैया ही कहती है, चाहे वो औरतें हों चाहे वो लड़के हों। सब लोग जो है जहाँ भी मिलते हैं तो यही बोलते हैं निरहुआ भैया। एक एकदम अपनापन से हमेशा होता है और उनको भी लगता है मेरा ही घर का सदस्य है, तो वो एक अच्छा रहा, हमेशा बढ़िया रहा। अच्छा, ये सवाल मैंने और भी लोगों से पूछा है जो एक्टिंग में कुछ अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, जो एक्टिंग में धमाल कर रहे हैं। निरहुआ, आप बताइए कि कोई ड्रीम रोल अभी है आपके लाइफ में जो आपको करना है, मन है आपका? हाँ जी बिल्कुल, मेरे ना मन में एक फिल्म के लिए हमेशा से रहा है। वो हमारे ही जिले के थे वीर अब्दुल हमीद जी, और उनके ऊपर फिल्म बनाने का मेरा सपना हमेशा से रहा है और मैं चाहता हूं कि मैं उनके ऊपर फिल्म बनाऊं और बहुत जल्दी भगवान ने चाहा तो मैं वो फिल्म बनाऊंगा भी। तो मतलब एक ऐसे व्यक्ति की बायोपिक जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, तो उस पे मेरा बड़ा मन है हमेशा से। अच्छा, भोजपुरी के अवार्ड्स बहुत ज्यादा चर्चित नहीं होते हैं, हो जाते हैं पता नहीं चलता, या कह लीजिए उस तरीके से नहीं किए जाते, प्लान्ड फ्रेम नहीं किए जाते। तो आपको लगता है कि इसके लिए कोई फुल फ्लेज्ड एक बड़ा अवार्ड होना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड भी होता है। यहाँ जो है हमारे भोजपुरी फिल्मों के लिए अवार्ड्स की सुविधा है और ये मुझे लगता है कि बहुत पहले शुरू हो गया था और हमारी फिल्मों को बहुत सराहा भी जाता है, वहाँ पे सम्मान मिलता है। अब निरहुआ जी से बात हो रही है तो बिना गाना सुने हम नहीं रह सकते। निरहुआ जी, कोई गाना सुना दीजिए अपना, फेवरेट हो तो और भी मजेदार। गाना हम आपसे सुना देता नहीं, गाना एगो हमारे फिल्म के जो हमारा बहुत पसंदीदा गाना है, मन के संवरिया बन गईला तू चुपके से का कईला तू, नस नस में तू गईला समाय, डाल देहला परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। निरहुआ जी, आपसे बस अब इतना ही कहूंगा कि आपको आने वाले समय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी, आप ऐसे ही चमकते रहिए, एकदम काम करते रहिए। रेड एफएम सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं रेड एफएम के सभी श्रोताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आप लोग इतना आशीर्वाद प्यार देते हैं उसके लिए बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जब भी मौका मिलेगा और जब भी आप लोग चाहेंगे मैं फिर से आऊंगा आप लोगों से बात करने के लिए। और आप लोगों ने इतना प्यार से सुना, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपना आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बनाए रखें बस। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग जो मुझसे उम्मीद रखते हैं वो मैं हमेशा पूरा करूं और हमेशा मेहनत करूं ताकि आपकी उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरूं। ये जीवन भर में कोशिश करता रहूं। कैसन लागल ये एपिसोड बतावे खातिर भेजा अपन प्रतिक्रिया और सुझाव podcast@redfm.in पर। साथे फॉलो करा रेड एफएम पॉडकास्ट इंस्टाग्राम पर।